हेलो फ्रेंड्स। अभी तक अपन ने किया था 2020 के आगे के, यानी 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के क्वेश्चंस अपन हिस्ट्री के लगा चुके हैं। इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक है अपना। टॉपिक क्या? आज के क्वेश्चंस हैं अपने 2020 के क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासदार राज्य का नामित राजस्वदाता। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? अब ये बताना है अपन को। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हमेशा ही आती हैं और वो हमेशा एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री से ही आती है बेसिकली। तो इसमें से आप बताओ कि कौन सा सही हो सकता है। भाई मेरे को तो औरंग, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता इसका। देखते हैं अपन इसका आंसर। तो इसका आंसर है कि 2 और 3 सही हैं। औरंग क्या होता है? फारसी भाषा में गोदाम को औरंग कहा जाता है। फारसी भाषा में गोदाम को क्या कहा जाता है? औरंग कहा जाता है। यहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। बेनियान क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट क्या कहलाता है? बेनियान। मिराशीदार क्या होता है? दक्षिण भारत में भूमि में पुश्तैनी अधिकारियों का स्वामी। मिरासीदार क्या होता है? दक्षिण भारत में भूमि में पुश्तैनी अधिकारों का स्वामी। यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछती है जिसमें प्राचीन, मध्य व आधुनिक भारत की शब्दावली होती है, जैसे औरंग, बेनियान, ये एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो देवता के फॉर्म में महायान में, हाँ भाई, देवता के फॉर्म में पूजा तो था महात्मा बुद्ध को। तो शायद थर्ड तो सही है। अगर थर्ड सही है तो एक ऑप्शन ही कटा अपने पास, सही पूछा है तो। आगे, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की शाखा है। साविरवादी, ये भी आई थिंक सही है। 1 और 3 सही है तो सेकंड भी सही होगा। देखते हैं यार आंसर। 2 और 3 सही है, फर्स्ट गलत है। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध नहीं है। देखते हैं इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि राजा कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, अध्यक्ष इसके थे वसुमित्र। इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में, हीनयान और महायान में स्पष्ट रूप से विभाजन हो गया। स्थाविरवादी हीनयान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। और क्वेश्चन में कैसे आया? स्थाविरवादी किससे रिलेट करते हुए बताया? महायान से, बट एक्चुअल में किससे है ये? स्थाविरवादी हीनयान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। थेरवादी या स्थाविरवादी हीनयानी कहलाए, महासंघिक सर्वास्तिवादी महायानी कहलाए। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति पर महासांगिकों या महायान का प्रभाव था, अतः फर्स्ट कथन क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व। कौन से राजा के काल में? राजा अजातशत्रु के काल में, राजगीर बिहार में हुई। अध्यक्ष इसके पूर्ण कश्यप थे। इस बौद्ध संगति में सुत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व कालशोक के शासनकाल में, कहाँ पर? वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? साबकमीर थे। इस बौद्ध संगति में बौद्ध भिक्षु स्थाविरवादी या थेरवादी तथा महासांगिक सर्वास्तिवादी में विभाजित हुए। थेरवादी बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। थेरवादी की प्रधान पीठ कहाँ है? कश्मीर में है। तो आपने देखा प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति कालशोक के काल में। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, पूर्ण महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? साबकमीर। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। महासंघिक ग्रेट कांग्रेगेशन
जिसे महासंघिका के रूप में भी जाना जाता है, विचार का एक प्रारंभिक बौद्ध स्कूल था, जिसके बारे में माना जाता है कि यह 383 ईसा पूर्व की दूसरी बौद्ध परिषद के बाद गठित हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वे सबसे पहले थे जिन्होंने बुद्ध के लिए दिव्यता की अवधारणा दी प्रतिमा में मानवीय रूप में उनका कल्पना की है, जो आज भी जारी है। भारत में अजंता, एलोरा, कार्ले की प्रसिद्ध गुफाएं बुद्ध और उनकी शिक्षाओं की छवियों के साथ जटिल रूप से नक्काशीदार और चित्रित महासांघिक संप्रदाय चैतिका से जुड़ी है। लोकोत्तरवाद एक व्यवहारिकों, कुक्कुटिकों महासांघिक संप्रदाय की शाखा है। ऐसा माना जाता है कि स्कूल ने महायान बौद्ध धर्म को प्रभावित किया है। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो समझ आ गया ना, महायान ही क्या कर रहे थे, बुद्ध को देवतारोपण फॉर्म में मतलब माने थे। तीसरी बौद्ध संगति वो कब हुई? 251 ईसा पूर्व। किसके काल में? राजा अशोक के काल में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। किसकी अध्यक्षता में? मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में। इस बौद्ध संगति में तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। क्लियर? तो ये सारी की सारी इसमें बौद्ध संगतियाँ भी पढ़ने को मिल गई और काफ़ी कुछ साथ में नॉलेज मिल गई, जो कि अपने पेपर के लिए बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभावों की सही व्याख्या करता है? तो भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए भाई औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी में, ये तो डेफिनेटली नष्ट हो ही गए थे। भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। हाँ भाई हुआ था। अच्छा, वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या का प्रवेश हुआ था। भारत में थोड़े ही मशीन आई थी औद्योगिक क्रांति के टाइम, तो उस टाइम नहीं आई थी। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। तो ये औद्योगिक क्रांति के टाइम नहीं हुए थे, बाद में काफ़ी चीज़ें हुई थी, नो डाउट। देख लेते हैं अपन। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। अनौद्योगिकरण भारत में 1800 से 1850 के समय अनौद्योगिकरण का काल था। इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति मजबूत हो रही थी, जबकि भारत में परंपरागत उद्योग हस्तशिल्प समाप्त हो रहे थे। इंग्लैंड ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर किया, फिर भारत में सूती माल की बाढ़ ला दी। ब्रिटिश शासन में सर्वाधिक क्षति भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को हुई। सूती वस्त्रों के उत्पादन से आयात कर घटाने के लॉर्ड लिटन के निर्णय से ब्रिटिश उद्योगों को लाभ मिला। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन कपास का सर्वाधिक निर्यात करते थे। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के कारण कृषि पर बोझ बढ़ा। बेरोजगार शिल्पकार आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर हो गए। तो भाई जिस टाइम औद्योगिकरण इंग्लैंड के अंदर हो रहा था, उस टाइम भारत की दयनीय स्थिति हो रखी थी। यहाँ पर सारे जो मतलब हस्तशिल्प उद्योग थे वो तो ख़त्म हो गए थे, और वो सारे भी किस पर डिपेंड हो गए थे? कृषि पर। और यहाँ से कपास तो निर्यात हो रही थी और कपड़े सूती वस्त्र यहाँ पे लाए जा रहे थे, जिनसे उन कपड़ों की क्या आ गई? बाढ़ सी आ गई। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, प्रांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना। तो इनका अपन को क्या करना है? प्राचीन काल से आरंभ कर इसे सही कालानुक्रम में लिखना है। तो सही कालानुक्रम के अकॉर्डिंग पहले आएंगे महेंद्र वर्मन, फिर आएगी गोपाल, फिर उसके बाद फर्स्ट यानी राजा भोज, और लास्ट में प्रांतक आएंगे। इसके बारे में पूरी थ्योरी दे रखी है जो अपन पढ़ते हैं। चलो, मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 तक इनका शासनकाल रहा। गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। नो डाउट ये पहले भी आ चुका है। कल्हण एवं अरबी यात्री सुलेमान भी हमें उसके समय की जानकारी देते हैं। सुलेमान मिहिर भोज के काल में भारत आया। सुलेमान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से मिलता है।
सुलेमान का प्रथम अभिलेख के प्रमाण कहाँ से मिलता है? मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से। भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसने आदि वराह ग्वालियर अभिलेख तथा प्रभास दौलतपुर अभिलेख आदि की उपाधियां धारण की। मिहिर भोज ने आदि वराह द्रम नामक सिक्का भी चलाया। इसकी एक तरफ वराह की आकृति होती थी। अब नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन प्रथम, जो 600 से 630 ईस्वी में रहा। महेंद्र वर्मन प्रथम सिंह विष्णु का पुत्र व उत्तराधिकारी था। इसने मत विलास प्रहसन नामक हास्य की रचना की, जिसमें कापालिकों एवं बौद्ध भिक्षुओं पर व्यंग्य किया गया है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य इनके संगीत गुरु थे। और महेंद्र वर्मन द्वारा रचित संगीत ग्रंथ कुडमिमाल्य है। महेंद्र वर्मन प्रथम शैव संत अपार के प्रभाव में शैव हो गया था। वह पहले क्या था? जैन था। ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम वातापी के चालुक्य राजकुल केशिन द्वितीय से परास्त हुआ। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास, चित्त, गुणभर, चेतिकारी आदि उपाधियां धारण की। तिरुज्ञान संबंध शैव संत महेंद्र वर्मन प्रथम के समय था। ठीक है भाई। अब अगला आता है पल्लव काल। पल्लव काल कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। पल्लव कला की द्रविड़ कला शैली का आधार पल्लव कला ही द्रविड़ कला शैली का आधार बनी। इसे प्रारंभ करने के लिए का श्रेय महेंद्र वर्मन प्रथम को जाता है। और दक्षिण भारत के मंदिर स्थापत्य के 3 प्रमुख अंग थे, मंडप, रथ और विशाल मंदिर। महेंद्र वर्मन शैली क्या थी? 600 से 640 ईसा पूर्व रही है, ईसा में रही है। इसमें कठोर पाषाणों को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण किया गया, जिन्हें मंडप कहा जाता है। ये मंडप साधारणतः स्तंभ युक्त बरामदे हैं। इनकी पिछली दीवारों पर एक या अधिक कक्ष बनाए गए हैं। महेंद्र शैली के मंडपों में मंडकपट का त्रिमूर्ति मंडप, पलवरम का पंच पांडव मंडप, महेंद्रबाड़ी का महेंद्र विष्णु गृह मंडप, भैरवकोंडा का मंडप आदि प्रसिद्ध है। यूपीएससी ने पल्लव कला पर कई बार प्रश्न पूछे हैं, जैसे महाबलीवर्म के मंदिर व अर्जुन की तपस्या इत्यादि। अतः इसे ढंग से पढ़ना है भाई अपन को। नेक्स्ट आता है प्रांतक फर्स्ट, जो कि 907 से 955 तक रहा। प्रांतक प्रथम की प्रसिद्ध उपाधि उत्तम चौल थी। प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेखों से चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। उसने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक रहे, उसने करी थी। फिर उसके बाद पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ने बिहार में औदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था। कुछ विद्वान इसका श्रेय धर्मपाल को देते हैं। यूपीएससी आजकल राजवंशों से, उनके राजाओं से कालक्रम के बारे में पूछने लग गई है। ऊपरी सतह पर राजवंश के संस्थापक और महत्वपूर्ण राजाओं के समय काल को जरूर से ध्यान से पढ़ें। और यूपीएससी ने राजा भोज से संबंधित प्रश्न पहले भी अपन ने पढ़ लिया है, 2022 में भी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो भाई हुंडी, इसका मतलब क्या होता है? हर्षकालीन स्रोतों से प्राप्त है ये हुंडी। हुंडी का मतलब होता है भाई विनिमय पत्र। अब ये विनिमय पत्र क्या होता है, पढ़ते हैं। हुंडी एक वित्तीय साधन है जो मध्यकालीन भारत में व्यापार और ऋण लेन देन में उपयोग के लिए विकसित हुआ। हुंडियों का उपयोग धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। क्लियर? तो हुंडी क्या है? एक वित्तीय साधन है जो मध्यकालीन भारत में व्यापार और ऋण में लेन देन उपयोग के लिए विकसित हुआ था। और हुंडियों का उपयोग धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देशेर कथा जो किसने लिखी? गणेश देउस्कर ने, सखाराम गणेश देउस्कर की, है ना। तो इसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है, क्या गलत है? इस पुस्तक को औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरुद्ध में चेतावनी दी।
इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों, लोकगीतों को प्रेरित किया। देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया। नहीं भाई, देश का तो नहीं किया होगा, तो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत है। थर्ड ही अगर गलत है तो आंसर आ गया 1 और 2। ठीक है, पढ़ते हैं। सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म 17 दिसंबर 1869 को देवघर के पास कैरो नामक गांव में हुआ था। राजनीति में देवस्कर ने हमेशा ही बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु माना। कोलकाता से प्रकाशित होने वाले हितवादी नामक अखबार में कई लेख लिखे। उनके लिखे ग्रंथ देशेर कथा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। इस ग्रंथ में देवस्कर ने एक पराधीन देश की दशा का हाल बयान किया था। पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। उनका स्वराज स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया और बहुत से युवा इस आंदोलन से जुड़ गए। इसके चलते ब्रिटिश सरकार ने इस किताब पर रोक लगा दी। 2019 में सखाराम गणेश की 150वीं जयंती थी। तो क्लियर, सखाराम गणेश देवस्कर, जिनकी पुस्तक का क्या नाम था भाई? इनकी पुस्तक का नाम क्या था जो अभी आई थी? अरे, इनकी पुस्तक का नाम ही तो देशेर कथा है ना। तो देशेर कथा है, तो उसके अंदर पूरा का पूरा ये राजनीति के बारे में ही था। स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों इनको प्रेरित किया, ये सब किया। चलो पढ़ लेना यार भाई वापस से। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यूपीएससी लॉजिक देख लो, कॉमन सेंस। स्टेटमेंट 3 में देशेर कथा का व्यापारिक संबंध संपूर्ण देश से संबंधित लग रहा है, न कि बंगाल से संबंधित, इसलिए स्टेटमेंट थर्ड को एलिमिनेट करके ऑप्शन बी सी डी गलत हो जाएंगे। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूपीएससी प्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ कॉमन सेंस का प्रयोग करना चाहिए। ओके सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? तो फर्स्ट है स्टेटमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले कांग्रेस को आमंत्रित करना। सेकंड, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। थर्ड, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने वैसे तो डिलीट कर दिया था, लेकिन इसका आंसर, इसके बारे में पढ़ते हैं तब पता चलेगा भाई पूरा अच्छे तरीके से। गांधी इरविन समझौता कब हुआ भाई? 1931 में। तेज बहादुर सप्रू जयशंकर के प्रयासों से गांधी इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता हुआ, इसलिए गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें थी। कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को तैयार हो गई। कांग्रेस इस आधार पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने को तैयार हुई कि सम्मेलन में पेश किया जाने वाला संवैधानिक सुधार, संघीय व्यवस्था, उत्तरदायित्वपूर्ण शासन तथा भारत के हित को देखते हुए प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों, अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों में सुधारात्मक व आरक्षात्मक व्यवस्था पर आधारित होगा। जिन राजनीतिक कैदियों के विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, उन्हें रिहा करने के आदेश दिए गए। विदेशी वस्त्रों व शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। आपातकालीन अध्यादेश वापस ले लिए जाएंगे व जब्त की गई जमीन वापस दे दी जाएगी। कांग्रेस केवल ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी लेकिन विदेशी माल के बहिष्कार की स्वतंत्रता होगी। ठीक है भाई, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये प्रकाशित करी गई थी भाई गोपाल बाबा वलंगर के, है ना, द्वारा। तो गोपाल बाबा वलंगर के बारे में पढ़ते हैं। इन्हें गोपाल कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है। 1840 से 1900 भारत के अछूत लोगों को उनके ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए काम करने वाले एक कार्यकर्ता का एक प्रारंभिक उदाहरण है। उन्होंने उत्पीड़न की व्याख्या करने के लिए एक नस्लीय सिद्धांत विकसित किया
और ब्राह्मणवादी रूढ़िवादियों पर लक्षित मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक भी प्रकाशित करी। तो गोपाल बाबा वलंगर ने कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित करी? विटाल विध्वंसक। नेक्स्ट है मोहनदास करमचंद गांधी, ये अपने इसमें आया है ना, 1-2 ऑप्शंस में है, तो इन ऑप्शंस को और इलेबरेट कर रखा है। 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना करी। चलो भाई ठीक है। यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी गई। गांधी जी ने ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी। महादेव देसाई ने इसे माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। और गांधी जी की अन्य पुस्तकें कौन कौन सी थी? सर्वोदय, सत्याग्रह, गीता बोध, आत्मा शुद्धि, राष्ट्रवाणी, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, जेल के गीत, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी। गांधी जी के साप्ताहिक पत्र इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में 1909 में प्रकाशित हुए। ठीक है। यह हिंदी, गुजराती, तमिल में भी प्रकाशित होता था। भारत में अंग्रेजी भाषा में यंग इंडिया और हरिजन, हिंदी भाषा में हरिजन सेवक, हरिजन बंधु और नवजीवन। ठीक है, ये सारे के सारे किसके थे? गांधी जी के पत्र थे, साप्ताहिक और मासिक पत्र जो भी थे। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृत कल्याण संघ की स्थापना करी, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रसार के लिए समर्पित था। 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी, जिसे बाद में नाम बदलकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ कर दिया गया। महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? मूक नायक, जो कि क्या थी? साप्ताहिक थी, 1920 में। फिर जनता, जो क्या थी? साप्ताहिक, 1930 में। जाति का विनाश, 1936 में। द अनटचेबल्स, 1948 में। बुद्ध या कार्ल मार्क्स, 1956 में लिखी। चलो ठीक है। नेक्स्ट है ज्योतिबा फुले। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन संगठित किया। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी 1872 ईस्वी, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, सत्यशोधक समाज, दास्ता जैसी पुस्तकों की रचना करी। ज्योतिबा के प्रकाशनों में धर्म, तृतीय रतन, पुराणों का भंडाफोड़, इशारा, एक चेतावनी, शिवाजी की जीवनी आदि शामिल थे। इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले, जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका मानी जाती हैं। सत्यशोधक समाज के मुखपत्र का नाम दीन बंधु या दीन मित्र था। 1877 में कृष्णराव भालेकर ने दीन बंधु का संपादन कर इसका प्रकाशन आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो भाई ये निर्दिष्ट करते हैं भूमाप को। गुप्त काल में द्रोणवाप, कुल्यवाप, नल, अंगुल भूमि के नाप थे। अंगुल सबसे छोटा भूमि का नाप था, अंगुली के बराबर। भूमि मापने वाले अधिकारी को क्षेत्रकर कहा जाता था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? तो कौन सा अभिलेख है? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, यह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ऐसा किसने बोला था भाई? अशोक ने। अशोक का शिलालेख था। यूपीएससी ने यह प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 6 से अशोक एक अनोखा सम्राट नामक अध्याय से पूछा है। यूपीएससी अशोक के बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछ ही चुका है और पूछता ही रहता है। अशोक के अभिलेख, उसके प्रशासन, अशोक एवं बौद्ध धर्म के बारे में जरूर से पढ़ें भाई। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या क्या थे? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब वे अपने बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगे। यह अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों, नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना,
बड़ों के साथ बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरों के धर्म की निंदा करना, दूसरों की बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ये कृष्णदेव राय जी के बारे में, जो 1509 से 1529 तक थे। कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे महान शासक था। रायचूर के विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। रायचूर को इसने किस में मिलाया? विजयनगर साम्राज्य में। 1520 ईस्वी में इसने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को रायचूर में परास्त किया। कृष्णदेव राय ने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्त मालदे की रचना करी। इसमें कृष्णदेव राय के गुतिक विचारों एवं प्रशासनिक नीतियों का विवेचन है। इस ग्रंथ में विष्णु के अवतार रंगनायक अलवार महिला संत अंडाल के विवाह का वर्णन है। कृष्णदेव राय को अभिनय भोज भी कहा जाता है। उसे आंध्र भोज एवं आंध्र पितामह के रूप में जाना जाता है। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जामवंती कल्याणम, उषा परिणय, मदालसा और मदालसा चरित्र नामक पुस्तकों की भी रचना की। उषा परिणय नाटक में उषा व अनिरुद्ध के विवाह का वर्णन है। चलो नेक्स्ट, उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, और इसका समय तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग माना जाता है। अष्टदिग्गज कवियों में अल्लासानी पेदाना सर्वप्रमुख थे। इसने मनुकारिता की रचना करी। पेडाना को आंध्र कविता व तेलुगु कविता का पितामह भी कहा जाता है। पेडाना कृष्णदेव राय का राजकवि था। अष्टदिग्गज के अन्य कवियों में नंदी तिम्मन, भट्टमूर्ति, धुर्जटी, मल्लन, रामचंद्र, जिगली मुरन, तेनाली रामा थे। और पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस बारबोसा इसके काल में विजयनगर में आए थे। ठीक है, कृष्णदेव राय ने भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण कराया और कर निर्धारण किया। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर राम को समर्पित तथा विट्ठल स्वामी कृष्ण के मंदिर भी बनवाए। विट्ठल स्वामी मंदिर में 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। कृष्णदेव राय ने विवाह कर को हटा दिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्किश भाषा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। समुद्रगुप्त, अब आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। कृष्ण चरित्र का रचयिता समुद्रगुप्त था। बौद्ध विद्वान वसुबंधु व अशक समुद्रगुप्त के दरबार में थे। वसुबंधु ने अभिधर्म कोश एवं असंग ने योगाचार लिखी। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। तो किसने कहा भारत का नेपोलियन? विसेंट स्मिथ ने। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की तथा इसे प्राक्रमांक भी कहा गया है। उसके कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसकी विजयों का उल्लेख हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। समुद्रगुप्त ने आर्य व्रत के राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त प्रशंभोधन की नीति अपनाई। इस नीति का अर्थ है जड़ मूल से उखाड़ फेंकना। समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत के राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। इस नीति के तहत इन राज्यों को जीतकर वापस लौटा दिया गया। उसे भेंट उपहार आदि प्राप्त किए। समुद्रगुप्त ने आठविक राज्य के परिचारकीकृत नीति दास बनाने की नीति अपनाई। समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में मिलती है। समुद्रगुप्त की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। गरुड़ प्रकार, धनुधारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्रहन प्रकार, वीणावादन, प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद स्तंभ के लेख के रचनाकार हरिशेन थे।
प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कीर्ण है। इसमें बौद्ध संघ में विभेद को रोकने के लिए कौशाम्बी के महापात्रों को आदेश दिया गया है। मध्यकाल में अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में लगवा दिया था। प्रयाग प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि व विशुद्ध संस्कृत में लिखी हुई है। यह गद्य एवं पद्य चंपू शैली दोनों में लिखा हुआ है। इसमें समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है। यह बिना तिथि का लेख है। प्रयाग प्रशस्ति पर अकबर के दरबारी बीरबल का लेख, मुगल सम्राट जहांगीर का भी लेख लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे मिलते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पारमिता शब्द का वर्णन क्या है? पारमिता का मतलब है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ठीक है, पारमिता एक बौद्ध साहित्यिक शब्द है जिससे अक्षरपूर्णता के रूप में अनुवादित किया जाता है। बौद्ध टीकाओं में इसका वर्णन आमतौर पर प्रबुद्ध प्राणियों से जुड़े महान चरित्र गुणों के रूप में किया गया है। बौद्ध पारमिताओं को चरित्र आदर्शों के एक समूह के रूप में वर्णित किया है जो आत्म साधना का मार्गदर्शन करते हैं। बौद्ध आदर्श को की एक ठोस छवि प्रदान करते हैं। उन्हें आमतौर पर बोधिसत्वों से जुड़े महान गुणों के रूप में वर्णित किया है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र ग्रंथ में 6 पारमिता का वर्णन है, जिसे दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता। यहाँ पारमिता शब्द का तात्पर्य परम यानी संपूर्णता, परिपूर्णता से है। इसे कॉमन सेंस से भी सही किया जा सकता था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रुखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो ये केंद्रित था भाई सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। और ये महिलाओं को शिक्षा से तो रिलेट कर ही नहीं सकता, उस टाइम इतना महिलाओं को शिक्षित किया नहीं जाता था। कॉमन सेंस लगा सकते हैं थोड़ा सा। 1884 का रुखमाबाई मुकदमा, डॉक्टर रुखमाबाई 1864 से 1955 तक एक भारतीय चिकित्सक व नारीवादी थी। इनका विवाह 11 वर्ष की आयु छोटी उम्र में दादाजी भीकाजी के साथ हुआ था, जो 19 वर्ष के थे। 1885 में शादी के 12 साल बाद भीकाजी ने अदालत में एक याचिका दायर करी और वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग करी। 1885 में भीकाजी का वैवाहिक अधिकारों की बहाली के बाद जाने का मामला भीकाजी बनाम रुक्माबाई 1884 में बदल गया। इस मामले को लेकर भारत और इंग्लैंड दोनों में एक बड़ी बहस हुई। इसने सुधारकों की लिखित टिप्पणियों, व्यापक नारीवादी चर्चाओं, पत्रकारों की राय भी प्रस्तुत की। अंत में इस मामले की बहस और प्रचार से 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियमन को प्रभावित व प्रेरित किया गया। अतः कथन 2 व 3 सही है। फर्स्ट कथन गलत है क्योंकि रुक्माबाई केस में महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो नील की खेती का ह्रास क्यों हुआ? तो इसका आंसर है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। हाँ भाई, इसका अल्टरनेट फॉर्म कुछ आ गया होगा जिस वजह से विश्व बाजार में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए ट्रांसफ़र नहीं होता था यहाँ से। अंग्रेजों ने इसकी खेती करवाना थोड़ा कम कर दिया। तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। 19वीं सदी के आखिरी में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे नील का व्यवसाय अब अलाभकर होने लगा था। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। एनसीईआरटी हमारे आती क्लास 8 चैप्टर 3 पेज नंबर 36 में इसका वर्णन है, जो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो इन्होंने की थी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना, कि भाई कैसे भारत में राज किया जाता है, ये ब्रिटिश नागरिकों को बताया जाएगा। इसके लिए वेलेज़ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी और बाद में ये बंद भी हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण होता था? तो उलगुलान ये क्या था भाई? उलगुलान तो अच्छा बिरसा मुंडा के विद्रोह को बोला जाता था उलगुलान। तो 1899 से 1900 के बीच में जो हुआ था बिरसा मुंडा विद्रोह, उस दौरान उलगुलान वर्ड आया था भाई। चलो देखते हैं, मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 ईस्वी तक। 1893 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर एवं रांची क्षेत्र में हुआ मुंडा विद्रोह दूसरे चरण का सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। खूंट खटी मुंडारी मुंडाओं सामूहिक खेती की पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी। इसे जमींदारी भूमि व्यवस्था में परिवर्तित करने के कारण मुंडा विद्रोह शुरू हुआ। इसके बाद में धार्मिक राजनीतिक स्वरूप ले लिया। मुंडा विद्रोह को उलगुलान महान हलचल एवं सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने अपने समर्थकों को सिंह बोंगा की पूजा करने की सलाह दी। बिरसा ने महाजनों, ठेकेदारों, हाकिमों, ईसाइयों, दिक्कों के कत्ल का आह्वान किया। बिरसा को जगत पिता, धरती बाबा कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने अपने आप को 1895 में भगवान का दूत घोषित किया। 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को जेल में हैजे से मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। मुंडा विद्रोह के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी कानून द्वारा किसानों को राहत दी। इस कानून द्वारा संयुक्त काश्तकारी अधिकारों को मान्यता दी। बैठ बेगारी बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट है भाई मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ। मोपला मालाबार केरल के बटाईदार मुस्लिम कृषक थे। मोपला विद्रोह नंबूदरी तथा नायर जातियों के हिंदू जमींदारों या जन्मी के विरुद्ध था। पहला मोपला विद्रोह 1836 में हुआ तथा दूसरा मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। पोंडनूर में 66 मोपलाओं को रेल के डिब्बे में बंद कर दिया गया, जिससे दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। इसे पोंडूनर की ब्लैक होल दुर्घटना कहते हैं। याकूब हसन, अली मुस्लियर, मोइदीन कोया एवं कुन हामिद हाजी मोपला नेता थे। चलो ठीक है, ये मोपला विद्रोह हुआ। नेक्स्ट है नील विद्रोह। वो कब हुआ? 1860 में। बंगाल में नील उगाने वाले कृषकों ने यूरोपीय अधिकारियों के अत्याचार से तंग आकर सितंबर 1859 में विद्रोह कर दिया। 1859 में दिगंबर विष्णु विश्वास तथा रफीक मंडल के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी। इस पर 1860 ईस्वी में एक नील आयोग की नियुक्ति की गई। नील आयोग ने यह सुझाव दिया कि किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आंदोलन को ईसाई मिशनरियों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। शिशिर कुमार घोष ने नील विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में नील उगाने वाले यूरोपीय भूपतियों की हार हुई और वे बिहार तथा उत्तर प्रदेश चले गए। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने तथा बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में लेखों द्वारा नील आंदोलन का समर्थन किया। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया है। यूपीएससी ने पूर्व में भी दीनबंधु मित्र की किताब नील दर्पण के बारे में पूछा है, जो अपन पढ़ भी चुके हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सोम प्रकाश समाचार पत्र में नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया गया है। द बंगाली अखबार ने नील विद्रोह पर विस्तार से लिखा व इसे सफल बताया। नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। नील विद्रोह के सफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण हिंदू व मुस्लिम किसानों की एकजुटता व अनुशासन की भावना थी। चलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। नहीं भाई, पुष्यमित्र शुंग से तो वो जो क्या नाम था उनका, महाभाष्य के रचयिता पंचतंत्र,
महाभाष्य के रचयिता कौन थे भाई? पे नाम था, भूल गई मैं। पुष्यमित्र संघ तो उसके समकालीन थे। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। तो भाई इसमें सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट सही है। चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है कालिदास जी, ठीक है। पाणिनि पुष्कलवती खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के एक संस्कृत विद्वान थे। उसका अस्तित्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। पतंजलि का महाभाष्य 2री ईसा पूर्व तथा जयादित्य और वामन के काशिका वृत्ति पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टिका है। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। महान व्याकरणविद पतंजलि, ये आ गया ना पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणवादी थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना शुंग काल में हुई। शुंग काल में ही सांची के स्तूप को ईंट की जगह पत्थर से संवर्धित कर उसका आकार बढ़ाया गया था। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग से संबंधित क्वेश्चन 2016 में भी और बाद में भी पूछा गया है, जो अपन पढ़ भी चुके हैं। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। अमर सिंह ने अम्रकोश की रचना की। इसे संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न कालिदास, वेताल भट्ट जादूगर थे। घटकर पर ये कूटनीतिज्ञ थे। शंकु वास्तुकार थे। शपणक फलित ज्योतिषी थे। वररुचि व्याकरणविद थे और अमर सिंह कोशागार थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। फलित ज्योतिषी का प्रणेता वराहमिहिर था। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा भाई पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन का काल कब रहा? 606 से 647 ईस्वी में थानेश्वर के पुष्यभूति वर्धन वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत चलाया। हिंसांग भी इसके शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। हर्षवर्धन उच्च कोटि का कवि था। उसने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित व कादंबरी की रचना करी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित किया। रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख में इसका जिक्र है। गुप्त काल में संस्कृत के महान विद्वान कालिदास हुए, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास ने 4 काव्य व 3 नाटकों की रचना करी। कालिदास की शैली को वैदर्भी शैली कहा जाता है। कालिदास रचित ऋतुसंहार और मेघदूत खंड काव्य हैं। कुमार संभव व रघुवंश महाकाव्य हैं। कालिदास ने 3 नाटक विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना थी, ठीक है। ऋतुसंहार कालिदास का प्रथम काव्य रचना जो 6 सर्गों का एक खंड काव्य है। मेघदूत यक्ष की विरह गाथा का विवरण है। कुमार संभव 17 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें शिव पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय की जन्म कथा का वर्णन है। रघुवंश 19 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु राजाओं का चित्रण है। मालविका अग्निमित्रम 5 अंकों में कालिदास की प्रथम नाटक रचना। इसमें शुंग राजा अग्निमित्र व मालविका की प्रणय कथा है। विक्रमोर्वशीय पुरूरवा व उर्वशी की प्रणय कथा को 5 अंकों में है, जो 5 अंकों में है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है। 7 अंकों में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत व कण्व ऋषि की पालिता पुत्री शकुंतला के संयोग वियोग का विवरण है। ये कालिदास का तीसरा व अंतिम नाटक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 415, मतलब इनका जीवनकाल रहा। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। चीनी यात्री फाहायान 399 से 414 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। हालांकि फाहायान अपनी यात्रा उल्लेख में कहीं भी सम्राट के नाम का उल्लेख तक नहीं करता। एहसान फरामोश, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिवारजक, परित्यागी व भ्रमणकारी।
ये तो नाम से ही लग रहा है ऐसा। श्रमण, श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी। श्रमण उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। भाई ये भी तो सही है, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, तो फर्स्ट और थर्ड सही है, यानी बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। परिवारजक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भटकता हुआ सन्यासी, परित्यागी, भ्रमणकारी। श्रमण का अर्थ होता है जो श्रम करता है, परिश्रम करता है या खुद को किसी उच्च व धार्मिक उद्देश्य के लिए परिश्रम करता है। यह शब्द कई गैर ब्राह्मणवादी तपस्वी धर्मों के समांतर लेकिन वैदिक धर्म में अलग होने के लिए आया था। श्रमण परंपरा में मुख्य रूप से जैन धर्म, बौद्ध धर्म व अन्य जैसे आजीवक शामिल हैं। उपासक, ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है भाई, 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदुरा तथा चोल किसके लिए विख्यात थे? तो ये घंटाशाला, कदुरा और चोल गुप्त वंश के समय किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये विदेशी व्यापार के लिए बंदरगाह थे भाई। ठीक है, ध्यान रखना। घंटाशाला एवं कदुरा, आंध्र प्रदेश में स्थित घंटाशाला प्राचीन काल में पूर्वी एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह थे। घंटाशाला बौद्ध धर्म के अवरसेल महासांगिक संप्रदाय का केंद्र भी था। महाराष्ट्र में स्थित चोल बंदरगाह का उल्लेख टॉलमी पेरिप्लस ने अपनी पुस्तकों में किया है। यह मध्यकाल तक एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में बना रहा। महाराष्ट्र में स्थित अन्य बंदरगाह बेसिन, खंबात, दाभोल, जंजीरा, ये सारे के सारे और बंदरगाह हैं। ठीक है भाई, बंदरगाहों के बारे में हमेशा आता ही रहता है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए। भीलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र, तो भाई इसमें फर्स्ट और थर्ड सही है, तो सही सही पढ़ लेते हैं। भीलसा मध्य प्रदेश में है। गिरिनगर कहाँ पे है? गुजरात में है। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। विदिशा या भिलसा, जिसे प्राचीन काल में बेसनगर के नाम से जाना जाता था, भारत के मध्य प्रदेश का एक शहर है। भिलसा वर्तमान विदिशा में 3 किलोमीटर दूर बेसनगर शहर सुंगोना गांव सातवाहनों गुप्तों के तहत एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गया था और सम्राट अशोक अपने पिता के जीवन काल में विदिशा के गवर्नर थे। इसका उल्लेख कालिदास के मेघदूतम में मिलता है। सुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालडिस के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। सुंग काल भागवत धर्म के विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हेलेबिड भारत के कर्नाटक के हासन जिले में स्थित एक शहर है। ऐतिहासिक रूप से द्वार समुद्र के रूप में जाना जाता है। द्वार समुद्र हेलेबिड 11वीं शताब्दी में होयसल साम्राज्य की राजधानी बन गया। ठीक है, होयसल राजधानी शुरू में क्या थी? होयसलों की राजधानी क्या थी भाई? ये थी बेलूर या वेलूर। 13वीं शताब्दी तक उन्होंने अधिकांश कर्नाटक, तमिलनाडु के छोटे हिस्सों तथा पश्चिमी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और दक्कन के पठार में तेलंगाना पर शासन किया। प्रमुख मंदिर वेलूर में चेन्ना केशव मंदिर, हेलेबिड में होयसलेश्वर मंदिर, सोमनाथपुरा में चेन्ना केशव मंदिर, गिरनार या गिरनगर जूनागढ़ गुजरात भारत में एक प्राचीन पहाड़ी है। ठीक है भाई, अन्य ऐतिहासिक जानकारी, सुदर्शन झील सौराष्ट्र में गिरनार नामक पहाड़ी के बीच में स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। सम्राट अशोक के आदेश से उनके गवर्नर दुशासप ने इस झील का पुनर्निर्माण कर इसे सुदृढ़ किया था। शक शासक रुद्रदामन के आदेश पर सौराष्ट्र के राज्यपाल सुविशाख ने झील का पुनर्निर्माण करवाया। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय अत्यधिक वर्षा के कारण सरोवर का बांध टूट गया, जिसका पुनर्निर्माण किया गया था। सौराष्ट्र के प्रांतीय शासक पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने झील की मरम्मत करवाई थी। गिरनार से सम्राट अशोक का वृहद शिलालेख मिला है। रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार अभिलेख विशुद्ध संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख उज्जैन के शक महाक्षत्रप
है। यह संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है जो कि दूसरी सदी ईस्वी का है। जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली गद्य पद मिश्रित में लिखा गया है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का एक साथ उल्लेख मिलता है। 6 प्रकार के करों का उल्लेख शंबर प्रथा एवं विष्टि का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। थानेसर शहर या पुराना कुरुक्षेत्र शहर एक ऐतिहासिक शहर है और उत्तरी भारत में हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। गुप्त काल के बाद के समय में प्राचीन शहर स्थानेश्वर वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की राजधानी थी, जिसने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर 6वीं शताब्दी के अंत और 7वीं शताब्दी के शुरुआत में शासन किया था। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन वर्धन वंश के प्रमुख शासक थे। कवि बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित डीड्स ऑफ हर्ष थानेश्वर के साथ उनके जुड़ाव का वर्णन करती है। स्थानेश्वर के बारे में यूपीएससी में 2021 में पूछा गया था, जो अपन ने पढ़ लिया है। तो ये क्वेश्चन थे आज के 2020 के पेपर के, जो अपन ने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो वैसे तो आपको हमेशा ही बताती रहती हूँ कि अगर आपको बुक लेनी है तो ये है धर्मेंद्र जी जाखड़ सर की, उनकी लिंक से आप डायरेक्ट मंगवा सकते हो। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो कि आपने देख लिया है। और अगर ऐसे ही रीडिंग लगा के पढ़ना चाहते हो तो एक आध बार आप ऐसे रीडिंग लगाओ, फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट अपने आप ही बिल्ड हो जाएंगे और आप क्वेश्चन टेकल करने की कंडीशन में आ जाएंगे। तो आज का पेपर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं कल 2019 का, बहुत छोटा सा पेपर है, 10-15 मिनट का ही, वो करेंगे कल। चलो बाय, थैंक यू।